नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती सियासी गहमागहमी के साथ, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सभी अपनी सियासी गतिविधियां तेज करती हुई नजर आ रही है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और 15 को इसकी शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान हो कल रविवार को जो शुरू होने वाला है, और साथ ही जागरूकता अभियान, उसमें क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको बताएंगे। पीडीपी ने के जनसंपर्क अभियान ने भी जम्मू में पकड़ा जोर, क्योंकि कल हमने देखा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची और 17 तक उनका जम्मू का दौरा है। अलग अलग इलाकों में जम्मू के जो वो जाएंगी और किस तरह से ये जनसंपर्क अभियान होगा, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं सुनना और उनकी उम्मीदें, खासतौर पर जो इन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्या कुछ आम जनता को उम्मीदें हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना होल्ड ग्राउंड पर बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर सबसे पहले अगर हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से कार्यकारिणी की तैयारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं, कांग्रेस का सदस्यता अभियान जो है कल रविवार को शुरू होगा, इसके बारे में कुछ बताइएगा। सदस्यता अभियान क्या है या जागरूकता अभियान क्या है जो कांग्रेस द्वारा शुरू किया जा रहा है? बड़ी बात यह है कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ सख्ती की गई थी, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पब्लिक जो है, भारत की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है, लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। ये सारी एक्टिविटीज ठप थी। अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज जो डिरेल हो चुकी थी पटरी पर चलने लगी है और हमें इसका वेलकम करना चाहिए कि जब भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटी शुरू कर रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कल यानी 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस होता है, तो उस दिवस पर इन्होंने जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। ये अभियान 15 दिन तक चलेगा। साथ ही साथ सदस्यता, जिसको हम मेंबरशिप ड्राइव कहते हैं, वो कैंपेन भी इन्होंने शुरू करनी है। और अगर हम जागरूकता अभियान की बात करें तो जो सरकार की गलतियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस ये भी कहेगी कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस इसको भी उठाएगी कि लगातार इन्फ्लेशन रेट, अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। निशाना साधने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें। वहीं पर अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हमने देखा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची है। 17 तारीख तक उनका दौरा है, अलग अलग इलाकों में जाएंगी, लोगों के बीच में जाएंगी। अब लोगों को, आम जनता को ये कन्विंस करना कि अभी तक इतने सारे मुद्दे हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद जो बंधी है आम जनता की, क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्वक रहेगा? क्योंकि आम जनता पहले ही बहुत सारे मुद्दों को लेकर निराशाजनक नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर में लगातार, अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है, पार्टी की अध्यक्षा भी है, तो उन्होंने लगातार कश्मीर में अलग अलग जगहों पे पेनिट्रेट किया है, लोगों के बीच में जाने का प्रयास किया है, लोगों के बीच में जाकर के सरकार की खामियों को उजागर किया है। अगर हम पीर पंजाल की बात करें, खित्ता चुनाव की बात करें, तो वहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती, अगर खित्ता चुनाव की बात करते हैं, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का चक्कर लगाया है, वहां पर उन्होंने जनसभाएं की है, अच्छा रिस्पांस उनको मिला है। और दूसरा पुंछ और राजौरी में, अब ये जम्मू के जो हेडक्वार्टर है पार्टी का, जम्मू सिटी के बीच में 17 तारीख तक रहेंगी और 17 तारीख तक वो अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगी, पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगी। पार्टी नेताओं के अलावा भी
जो बाकी दूसरे सिस्टर कंसर्न सेल्स हैं उनके नेताओं से भी बातचीत करेंगे और पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन मजबूत किया जा सकता है इस पर रणनीति और रोड मैप तैयार करेंगे। बिल्कुल, आखिर में विनोद जी बताइएगा, अगर हम ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के सिनेरियो की बात करें, सियासत पर अब आम जनता को कितना भरोसा रह गया है? क्योंकि आम जनता में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं या फिर उसी वक्त जब लोगों का विश्वास जीतना होता है उसी वक्त उन मुद्दों को हाईलाइट करती हैं। तो अब क्या लगता है कि उनका आम जनता का विश्वास जीतना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ये सब कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए प्रियंका, जब हम नाम लेते हैं सियासत तो इसमें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है और सभी सियासी जमातें अपने अपने वक्त पर अपने अपने समय पर जिस की जरूरत होती है उसका प्रयोग करती हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि अब इलेक्टेड एक सरकार होनी चाहिए, इलेक्टेड सरकार होगी तभी इन मुद्दों का हल हो सकेगा, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कमान होती है और पब्लिक और सरकार के बीच में बड़ा फासला हो जाता है, उस फासले को इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कम कर सकती है। तो पब्लिक चाहेगी कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आए और रिकमेंडेशन आने के बाद जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट आ सके, उनके चुने हुए नुमाइंदे पहुंचे और अपने चुने हुए नुमाइंदों के समक्ष अपनी समस्याओं को रख सके। जी, शुक्रिया विनोद जी इस पर चर्चा करने के लिए। तो विनोद कुमार हमारे से ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब लोगों को ये उम्मीद है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कहीं ना कहीं होगा और इलेक्शंस जल्द से जल्द होने चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इन समस्याओं का समाधान करने में मददगार साबित होंगे। तो काफी ज्यादा उम्मीदें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आम जनता को बंधी हुई हैं और यही उम्मीद कि उनकी उम्मीदों पर ये सियासी पार्टियां खरी भी उतरेंगी, यही आम जनता के मन में है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक और सड़क हादसा पेश आया है और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खून से लगातार जो सुर्ख हो रहा है, जम्मू श्रीनगर हाईवे डिगडोल इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एक गहरी खाई में सुमो गिरी है और अभी तक एक की मौत बताई जा रही है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रामबन बनिहाल स्ट्रेच में कई जिंदगियां वो निगल चुकी है, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वहां पर कोई ना कोई सड़क हादसा होता है और आज जो सड़क हादसा हुआ है डिगडोल इलाके में हुआ है, जहां पर एक सुमो गहरी खाई में जा गिरी है। बताया जा रहा है क्या कुछ कारण है, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामबन से नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा इस खबर के हवाले से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक गाड़ी तो रामबन से बनिहाल की तरफ जा रही थी, 6391 डिगडोल के मकाम पर हादसे का शिकार होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही सिविल कावटी जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी, कुछ लोकल्स वहां पे पहुंचे, एसडीआरएफ वहां पे पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। रेस्क्यू के दौरान वहां से जो है 10 लोगों को जख्मी हालत में वहां से निकाला गया है, जिन्हें फर्स्ट एड के लिए जिला रामबन पहुंचाया गया। पुलिस की स्टेटमेंट के मुताबिक अभी देखिए हम यहाँ से जो है जम्मू शिफ्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसमें से 2 लोग खालिदा और आशू को जो है जम्मू शिफ्ट किया गया है। बाकी जख्मियों को शिफ्ट करने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। हादसे में 2 जो है कैजुअलिटीज बताई जा रही है, 2 डेड बॉडीज स्पॉट से रेस्क्यू की है। हालांकि अभी तक जो है रेस्क्यू का सिलसिला है वो रोका जो है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जितने भी लोग गाड़ी में सवार थे तमाम को चाहे डेड बॉडीज हो या फिर इंजर्ड हो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन लाया गया है। लेकिन प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब रेस्क्यू चल रहा था, रेस्क्यू के दौरान वहां पे जेकेपी की गाड़ियों में जो है जख्मी को रामबन लाया गया है, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों में जख्मी को अस्पताल लाया गया है, सिविल कावटी की गाड़ियों में जख्मी को अस्पताल रामबन लाया गया है और एक एम्बुलेंस है वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर रामसू का है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, वहां से कैंबुलेंस दी गई। एक चीज की हमने कमी देखी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की कोई भी एम्बुलेंस में रेस्क्यू के दौरान वहां से जख्मी को जिला रामबन लाते हुए नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं ये कहूंगा कि सरकार का जो दावा है कि जनाब हम तो बहुत पैसा सर्व कर रहे हैं, हम जो भी इंक्लूड है पेशेंट है उनको गाड़ी में ही फर्स्ट एड देंगे, लेकिन वो फर्स्ट एड पुलिस की गाड़ियों में नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों के जरिए से जो पेशेंट्स को है जो इंजर्ड को है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया है। प्रियंका, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आइडेंटिफिकेशन सबसे मस्ट रहती है। जब एक्सीडेंट हुआ तो अभी पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें से 10 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं उसमें जमीला डटरा फयाज जो इलाका नील से है, नासिर खान है, अर्शिद खान सनफ अर्शिद खान यूपी से है, 19 साल इनकी उम्र है, अकीरा एज इनकी 2.5 साल है, अकिया 8 साल बच्ची है,
उसके बाद आरा बानो डटरा फयाज ये नील की है, शोएब खान सनाफ अख्तर 18 साल इनकी उम्र है, सोहेल खान सनाफ इरफान खान यूपी से हैं, मंजूर अहमद सनाफ बशीर अहमद आरो नील 28 साल इनकी उम्र है जो गाड़ी के ड्राइवर थे, खालिदा बेगम वाइफ ऑफ फयाज अहमद नील की हैं ये, आरिफ सनफ अख्तर यूपी के हैं, आशू यूपी की हैं 35 साल है, उस्मान सनफ अकबर आरो यूपी 19 साल इनकी उम्र है। और जो अभी तक डेड बॉडीज है उनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला जो है चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं गया। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस हादसा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की एम्बुलेंसेज वहां से गायब दिखी, लगभग 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो चीजें हमने वहां पे गायब देखी। हालांकि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिविल कैवाटी की गाड़ियां वहां पे दस्तयाब थी जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन तक पहुंचाने में। अभी तक जो जख्मियों का सिलसिला जो है जम्मू शिफ्ट करने का वो चल रहा है, कुछ जख्मी लोगों को जिला अस्पताल रामबन के अंदर ही फर्स्ट एड दी जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक बड़ा सड़क हादसा, एक बड़ा आंकड़ा, 2 कैजुअलिटीज और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। घायलों की फिलहाल किस तरह की स्थिति है? जी रखा गया है तो वो कहीं न कहीं खतरे से बाहर है। अभी देखिए डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाई नहीं गई, जैसे उन्हें पहुंचाया जाएगा उनके आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला भी होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जख्मी लोगों की तादाद अगर काफी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है, अब क्या उन्हें सही वक्त पे जम्मू पहुंचाया जाएगा या फिर उससे पहले दम तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की कंडीशन हमने देखा कि गहरी चोट लगने से क्रिटिकल है। लेकिन एक चीज मैं बताना ना भूलूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की जो एम्बुलेंसेज थी, हालांकि यहाँ से जब रामबन से जम्मू की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है तो उन एम्बुलेंस का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, लेकिन स्पॉट से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने में एक भी एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रामबन हमें किसी भी पेशेंट को लाते हुए नजर नहीं आए। सिविल कैवाटी रामबन की गाड़ियां दिखी हमें, पुलिस की गाड़ियां हमें दिखी, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी हमें दिखी, लेकिन जिन एम्बुलेंसों को इस्तेमाल में लाया जाना था वो एम्बुलेंसेज इस्तेमाल में नहीं लाई गई। इसके पीछे की क्या वजह है, ये अथॉरिटीज देखें, इंक्वायर करें कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जब इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है और आपकी एम्बुलेंसेज वहां नहीं पहुंच पा रही। जी प्रियंका। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। नदीम हमारे साथ ग्राउंड से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे, एक बहुत बड़ा सवाल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर उठता है कि जहां पर इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ और एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, ग्राउंड पर नहीं देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से वहां पर एम्बुलेंस पहुंची हो। पर बेहद ही दुखद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक और बड़ा सड़क हादसा, 2 कैजुअलिटीज और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा के लोग बेहद परेशान हैं। वहां पर जो नया बस स्टैंड शुरू होना था वो ना शुरू होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा लोग भुगतते नजर आ रहे हैं। फ्लाईओवर के निर्माण से हाईवे पर दिन भर जाम लगा रहता है और धूल मिट्टी भी कई बीमारियों को न्योता दे रही है। तो सांबा के लोग काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं क्योंकि नया बस स्टैंड शुरू ना होने से उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन की अनदेखी का जो खामियाजा है वो लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि वादा दावा प्रशासन की तरफ से किया गया था कि सांबा के लोगों को जल्द नया बस स्टैंड दिया जाएगा, पर उसे ना मिलने के कारण उनको जो सहूलियत मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। चलिए रुक करते हैं फटाफट से सांबा का, जहां पर ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि कितनी बार ये दावा, ये वादा आम जनता से किया गया कि नया बस स्टैंड उन्हें मिलेगा, कितना वक्त हो चुका है, क्या डेडलाइन दी गई थी जो अभी तक उन वादों पे खरा उतरती हुई प्रशासन नजर नहीं आ रही है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें जिस तरह से सांबा हाईवे पर फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, तो एक पुरानी डिमांड थी सांबा के लोगों की कि यहाँ हाईवे ही एकमात्र ऐसा विकल्प होगा जिससे रोड एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम होंगे, ये ग्राफ नीचे आएगा। चलिए वेलकम स्टेप था, लोगों ने कहा कि चलिए अब ये मुसीबत जो वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दोनों ट्यूब है, चाहे वो कठुआ की तरफ जाने वाली है या फिर जम्मू की ओर आने वाली है, यहाँ दोनों ट्यूब पर घंटों मिलों लंबा जाम जो वो लग जाता है और 1.5 साल का वक्त लगना है फ्लाईओवर बनने में। तो ये
जाम की स्थिति अब लगातार देखी जा सकती है और देखी जा रही है। लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसमें ये जो अब दिक्कतें पेश आ रही है, रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसी छोटी बड़ी गाड़ियां जो आपस में टकरा जाती हैं या लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि न्यू बस स्टैंड सांबा जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जितने भी बसेज है वो यहाँ पर अपना हॉल्ट लेंगी, पिक एंड ड्रॉप यहीं से करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वेस्टेज ऑफ मनी थी जो न्यू बस स्टैंड सांबा बनाया गया। म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अधिकारियों से पूछें तो उनके तर्क जो वो अलग होते हैं, प्रशासन के पास जाएं तो उनके तर्क अलग होते हैं। हालांकि कई अलग अलग डीसी यहां पर आ चुके हैं और हर बार यही एक प्रयास उनका ये होता है कि एक दावा होता है कि हम न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल करेंगे। लेकिन आज भी ये जो न्यू बस स्टैंड सांबा है ये धूल मिट्टी फांक रहा है। यहाँ इस न्यू बस स्टैंड को इस समय म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने रेंट पर दे दिया है। यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर जो ये कंपनी काम कर रही है फ्लाईओवर का, उनको दिया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आसपास के घर है वहां पर मिट्टी के इतने बड़े पहाड़ बना दिए गए हैं कि मिट्टी वहां इतनी ज्यादा है कि लोगों का आना जाना दुश्वार हो चुका है। लेकिन अभी तक पिछले कई सालों से ये न्यू बस स्टैंड सांबा फंक्शन नहीं हो पा रहा और जो तस्वीरों में जाम की स्थिति बनी हुई है, ये जाम कम हो सकता है अगर जो बसेज है कठुआ जम्मू रूट की उन्हें न्यू बस स्टैंड सांबा पर हॉल्ट के लिए कहा जाए, क्योंकि यही एक मेन कारण है जाम का। जो बीच में कहीं ब्रेक लगा देते हैं या मिनी बसेस वाले ब्रेक लगा देते हैं, उससे ना तो लोग चल पाते हैं और जो पीछे गाड़ियां फंस जाती हैं वो कई घंटों तक फंसी रहती हैं। और इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि इमरजेंसी सर्विस की बात कर रहे हैं जिसमें एम्बुलेंसेज है वो कई घंटों तक वहां पर फंसी रहती हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो प्रशासन को इसको लेकर आगे आना चाहिए था। प्रशासन को सबसे पहले एक रोड मैप तैयार करना चाहिए था कि यहां पर अगर फ्लाईओवर का काम करना है तो दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं, जो अल्टरनेटिव हमें निकालने हैं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, किस तरह से करना है, न्यू बस स्टैंड सांबा को किस तरह से फंक्शनल करना है, ये प्रशासन ने देखना था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार कर रहा है कि यहाँ बड़े बड़े हादसे होंगे, उसके बाद ही संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि काफी सालों से जो है इसका निर्माण रुका पड़ा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो क्या इसकी जवाबदेही किसी की है? किसी ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई है? कोई आगे आया है इस बारे में बताने के लिए या कारण बताने के लिए कि अभी तक इस बस स्टैंड का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? देखिए प्रियंका, इस न्यू बस स्टैंड को लेकर बात करें तो कंट्रोवर्सी ये है कि पिछले दिनों में इस बस स्टैंड का नाम भी बदल दिया था, पंडित टेमनाथ डोगरा इसका नाम रखा गया। लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़ी शख्सियत के नाम पर ये बस स्टैंड का नाम रखा, लेकिन शायद उसके बाद भी प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ नाम रखने से, नाम बदलने से बस स्टैंड जो वो ऐसे नहीं बन जाएगा, उसके ऊपर काम करना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक SRTC बसेस का काउंटर है वो बनाया गया, अदरवाइज इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आज के वक्त में देखे तो नाम भी पढ़ना मुश्किल है कि ये न्यू बस स्टैंड सांबा है। सिर्फ इतना बड़ा नाम इसको दे दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिट्टी के पहाड़ किस तरह से बने हुए हैं। और हर बार जो भी डीसी आया है उन्होंने यहाँ से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है। जो इलीगल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए थे उन्हें यहाँ से डिमोलिश किया। क्यों किया? इसलिए किया कि इसे हमने फंक्शनल करना है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये लगातार न्यू बस स्टैंड सांबा हुआ है और आज कई साल बीत चुके हैं, अभी भी इसे फंक्शनल नहीं किया जा रहा। सिर्फ तब किया जाता है जब VIP मूवमेंट होती है या किसी गवर्नर ने या किसी आला अधिकारी ने हाईवे से गुजरना हो तो तब बसेस को यहाँ पर डाइवर्ट किया जाता है। सिर्फ खाना पूर्ति है, लोगों के लिए एक आई वॉश है ये। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का टैक्स, यहाँ पर जो पैसा लगाया गया वो आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से पैसा वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इतना बड़ा प्रॉब्लम जो वो इस समय बनी हुई है पूरे शहर में कि फ्लाईओवर का काम तो चलना है, वो लोगों का एक वेलकम कर रहे हैं कि चलिए ये एक अच्छी देन है। लेकिन फॉर द टाइम भी 18 महीने इसमें लगेंगे फ्लाईओवर बनने में, तो तब तक इसे फंक्शन कर दिया जाता। लेकिन शायद अभी भी इंतजार कर रहा है हाथों का प्रशासन। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमें सच्चाई बता रहे थे कि क्या वादे दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे और ग्राउंड पर क्या सच्चाई नजर आ रही है। काफी सालों से जो निर्माण होना था वो आज तक सांबा में बस स्टैंड का नहीं हो पाया है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिख पंथ के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 19 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाशोत्सव पर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब जाने वाले जत्थे को इजाजत मिल गई है। जम्मू कश्मीर से इस बार 61 लोगों ननकाना साहिब जाने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से इनमें 52 लोगों को ही पाकिस्तान का वीजा मिल पाया है। जम्मू कश्मीर प्रबंधन बोर्ड और जिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने आज जम्मू स्थित श्री गुरु फतेह सिंह गुरुद्वारा साहिब में इन
52 लोगों को उनके पासपोर्ट सौंपे। यात्रा इंचार्ज शमशेर सिंह ने यह जानकारी दी और ये भी बताया कि जम्मू से सिख संगत का जत्था 16 नवंबर की शाम को अमृतसर के लिए रवाना होगा और वहां से 17 नवंबर को वाघा बॉर्डर से भारत का जत्था पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होगा। देश भर की सिख संगत का ये जत्था 26 नवंबर को पाकिस्तान से वापस अपने वतन लौटेगा। इस दफा हमने जो अप्लाई किया था टोटल 61 कैंडिडेट थे हमारे पास, 61 डेलीगेट्स, और वीज़ा मिला है हमें 52 का ओनली। बहरहाल यहाँ से 52 जो हमें वीज़े मिले हैं उसमें से भी 2-3 हो सकता है डिलीट हो जाएंगे लोग, तो तकरीबन 48 के करीब जो लोग जाने की संभावना है। और हम यहाँ से जत्था जो रवाना करेंगे 16 तारीख शाम को यहाँ से जत्थे के रूप में बस जाएगी, जिसने जाके दूसरे जत्थे के साथ जो इंडिया से जत्था जाता है 17 तारीख को अमृतसर वाघा में इकट्ठे होना है और वाघा से 17 को क्रॉस करके 26 तारीख को 26 नवंबर को ये जत्था वापस इंडिया आएगा। बहुत भारी उत्साह है, बड़ी देर की साडी इच्छा सी, 10-15 साल तो कोशिश कर रहे सी कि किते न किते अकाल पुरख मौका बख्शण उन्होंने दर्शन करिए, तो ऐसा सुभागा समा आया, गुरु नानक देव जी ने मौका बख्शिया ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ननकाना साहब की यात्रा ते जा रहे हैं। बिजली विभाग के 841 डेलीवेजरों को पिछले 30 महीनों से वेतन नहीं मिला है। लगातार सरकार की अनदेखी से नाराज होकर इन मुलाजिमों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। नाराज मुलाजिमों ने सरकार को 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और इन मुलाजिमों का आरोप है कि कश्मीर में नियमित तौर डीपीसी हो रही है, जबकि जम्मू में डीपीसी न होने से नियमित होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सर, सबसे पहले हमारी ये बात है कि हमारे जो 4950 लड़के हैं उनमें से सर 841 जो हमारे भाई हैं उनको सर अभी तक कोई 10-15 साल से वो काम कर रहे हैं, उनको विदाउट सैलरी के सर अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। और सर प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया, जब हम जो शोर डालते हैं तब ये हमारी वेरिफिकेशन करवाते हैं। हमने कितनी बार सर अपनी वेरिफिकेशन करवाई है, 15 साल में सर कम से कम 200 बार हमने वेरिफिकेशन करवा दी है। कितने बार करवानी वेरिफिकेशन में? मैं पूछना चाहता हूँ एमडी साहब से, चीफ साहब से या अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रोहित सर जी से कि सर बताइए हमारी वेरिफिकेशन सर कितने बार करवानी है आपने। और दूसरी बात है उसमें हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो शहीद हो चुके हैं, किसी कोई हैंडीकैप हो चुका है, तो मेरी एमडी साहब से और चीफ साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे रोहित कंसल जी हैं, सर जिन लड़कों को सर सैलरी नहीं मिल रही 841 जो मेरे भाई हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही सर, सिर्फ हमें सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें डेथ पे 10 लाख रुपया जो कि सरकार ने हमारी जो सैलरी है उसमें से काटा कि 10 लाख रुपया डेथ पे दिया जाएगा, और हैंडीकैप हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाता है। मगर खाली ये कागजों में है, ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा सर हमारे 841 लोग हैं, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग है उसमें हम इनका फाइनल कर देंगे, इनकी जो है रिलीज हो जाएगी सैलरी। मगर सर 10 साल से ये लोग 15 सालों से काम करते हैं, मगर बिना सैलरी के बिना तनख्वाह के इन लोगों से काम लिया जाता है। सर हमारी एक जनवन मांग है कि काफ़ी अरसे से हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डेलीवेजन हैं जिनके 7 साल हुए उनको रेगुलाइज किया जाए। तो देखो सर, पहली बात तो ये कि डिपार्टमेंट के ऊपर हम ये एक इल्ज़ाम ऐड करते हैं आज, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अगर नेटवर्क बढ़ाया, जहाँ भी देखो एक स्टेशन था वहाँ इस वक्त 5-5 स्टेशन है, इन लोगों को एंगेज किया और इनकी जिंदगी बर्बाद की, इनके बारे में कोई जो है रोड मैप नहीं बनाया। डिपार्टमेंट ने सरासर हमारे साथ नाइंसाफी की है। अगर आप देखें कि ग्राउंड में यही डेलीवेटर कैजुअल लेबर जो है काम करने वाले हैं, कितने लोग हैं जो मर गए हैं और कितने लोग हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, जिनके बाजू नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है। डिपार्टमेंट जो है इस बात को अनसुनी कर रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादों में घिरी किताब पर देश भर में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता की इस किताब को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गरमाई गई है और भाजपा, अपनी पार्टी विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई सहित संत समाज ने सलमान खुर्शीद द्वारा इस किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS से करने की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस किताब को लेकर इन दलों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जम्मू अखनूर 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और जम्मू अखनूर हाईवे के जारी काम पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज बटेरा में स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि ये काम करवा रही एजेंसी ने कई लिंक रोड बंद करने के साथ साथ खेतों की सिंचाई के माध्यमों को भी बंद कर दिया है। सिंचाई के माध्यम बंद होने से उनके करीब 200 कनाल जमीन की सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बात यह है कि 4 साल से पानी नहीं मिल रहा और सारी पाइपें उखाड़ दी हैं। जिसके पास जब कोई कहता है आएंगे कोई आता नहीं है। हमने एप्लीकेशन दी है उधर SDM को सुनाया, सबको सुनाया, वो कोई नहीं आता है तो मौका देखे। तो रास्ता भी नहीं है घर को नीचे उतरने का। और जो नाले की मांग कर रहे हैं आप, नाला भी बिल्कुल टूटा हुआ है, सारा फाड़ दिया है इन्होंने। रास्ता तो बिल्कुल खत्म है, पानी तो लगा है नहीं। 2 साल से जमीन भी खेड़ी पड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं। हमें पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। नाले हमारे बुरी हालत है। सड़कों का नेशनल हाईवे जगह जगह टूटे हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता जो नेशनल हाईवे के नीचे से बंदा नहीं मरता या गिरता नहीं। तो अब नेशनल हाईवे से तो हम ऐसे ही सूखी थे। अभी पाइपें पूरी उखाड़ दी हैं, जो पानी की पाइपें वो भी बंद कर दी हैं। नाला जो है वो वीरान पड़ा है, फसल हमारी सूखी पड़ी है। तो जनाब रही वही कसर जो है वो ऐन ने खत्म कर दी। अब गरीब आदमी है हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे पास पैसा है 2 नंबर का तो हम काम कर रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।